आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम का कायद होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद एक तरफ मोदी और योगी सरकार की मनमानी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें उनके दामाद अली जैदी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके भ्रष्टाचार और उनकी मनमानी नज़र नहीं आ रही है। मौजूदा समय में बोर्ड में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। गैर कानूनी तरीके से मुतवल्ली और प्रशासक बनाने का कारोबार तेजी से पनप रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की चर्चित दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा का सामने आया है। इसे लेकर बोर्ड के सीईओ जीशान रिजवी का कहना है कि उन्होंने किसी को प्रशासक नहीं बनाया है, जबकि उनकी हस्ताक्षर के बिना कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी ओर जोगीपुरा के गैर कानूनी प्रशासक गुलरेज का दावा है कि उन्हें चेयरमैन अली जैदी ने प्रशासक बनवाया है। हम पूरे मामले पर ईमानदार बताए जाने वाले सीईओ जीशान रिजवी के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि बोर्ड की क्या स्थिति है और उन्होंने क्या काम किया है। जोगीपुरा की दरगाह पिछले कई सालों से चर्चा का केंद्र रही है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। बताया जाता है कि इस दरगाह का मुतवल्ली या प्रशासक बनने के लिए लाखों रुपये घूस के रूप में जिम्मेदारों को दिए जाते हैं, क्योंकि मजलिसों के मौके पर यहाँ लाखों की अवैध कमाई की जाती है। जोगीपुरा में पिछले मुतवल्ली मौलाना कसीम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अप्रैल मई में यहाँ मजलिसें होती हैं, जिस मौके पर हजारों लोग इस दरगाह के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और दरगाह पर पैसों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मौजूदा समय में बोर्ड की मीटिंग के बिना गुलरेज को अवैध रूप से प्रशासक बना दिया गया है। बताया जाता है कि सीईओ जीशान रिजवी को बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा और विधि सहायक जफर सज्जाद ने धोखा दिया और उन्हें अंधेरे में रखकर उनसे बोर्ड की मीटिंग के कागज पर हस्ताक्षर करवाकर फर्जी प्रशासक गुलरेज को दिलवा दिया। इसके बाद गुलरेज ने अपने को वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक बताकर जोगीपुरा दरगाह का चार्ज ले लिया। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा से प्राप्त राशि 1,74,315 रुपए की जो प्राप्त हुई है, उसको मैं आज प्रशासक जनाब गुलरेज हैदर रिजवी निवासी बरबलान मुरादाबाद तमाम मुमिनीन की मौजूदगी में सुपुर्द कर दिया है। और ये दरगाह आलिया नजफ हिंद की 8 अदद चाबियाँ जो मैं गुलरेज भाई को सुपुर्द कर रहा हूँ। ये 1,74,315 रुपए जो गुलरेज भाई को मैं आज सुपुर्द कर रहा हूँ। हमने गुलरेज और पुराने मुतवल्ली मौलाना कसीम से बात की, उसके मुख्य अंश भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं तजुर्बेकार और ईमानदार बताए जाने वाले सीईओ जीशान रिजवी के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ बहुत सी बातों से पर्दा उठाया है। सुने बातचीत। जीशान साहब, ये बताइए कि
वर्किंग तो अभी हमारे ख्याल से शुरू नहीं होगी जब तक वफाक लागू नहीं हो जाएगा। क्या है की वर्किंग? वक्फ बोर्ड की। अब इस पे तो हम कुछ बता नहीं सब पाएंगे, ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से है नहीं कि इट शुड नॉट वर्क या इट शुड बी इन अबेंट, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो ये बना रहे हैं ना कि अभी पुराना सिनेरियो क्या है, नया सिनेरियो ये है और प्रपोज चेंजेस में किसके लेवल पे क्या चीज अपेक्षित है, हम यही बना रहे हैं। तो उसमें वो शायद सूचना मांगी गई है, मतलब कि आपके यहाँ जो बोर्ड है वो किस रूप में है। भाई 11 में से हमारे यहाँ कितने वैकेंट है, क्या है, वो हमने भेज दिया है। सही सही, जी जी। तो आपके वहाँ उस पर तो वो जो तय करेगा कोई, भाई शासन तय, सरकार तय करे, कुछ बताएंगे हमको। कल हम लोगों ने भेजा था ये। अच्छा, उसका आपने लिख के भेज दिया होगा कि जो एक्चुअल मतलब हाँ, मतलब जैसे 11 है तो 11 में एक नंबर पे लिख दिया कि ये है जी क्या था। लेकिन आपके वहाँ तो पूरा बोर्ड है ही नहीं, आपने नहीं 6 लोग हैं जी, 11 में 6 ही हैं, तो पूरा है। तो हमने लिख दिया भाई इसमें नहीं है, इस पे कोई नहीं, इस पे कोई नहीं। 11 का एक तरफ लेफ्ट हैंड पे 11 बनाया और राइट हैंड पे उसके कंपोनेंट कौन कौन है कौन नहीं है वो लिख के सर्वे वालों ने इकट्ठा किया था। उसे दोनों बोर्ड से मांग रहे होंगे क्योंकि वो सर्वे वक्त वाले जो है वो दोनों को टाई अप करके बनाते हैं रिपोर्ट। रीसा साहब, आपने तो पहले भी बहुत ही ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम किया था, शायद 1 ही साल रहे थे आप। ये साल में 5.25 महीने रहे थे कुल। इस वक्त तो बड़ा हौच-पौच। कुछ सोच के देखे कि मैं देखिए मतलब आई वॉज प्रोमोटेड एज ए सीडीओ ऑन 3 मार्च। आप सोच के देखिए मेरे लिए कितना मुश्किल फैसला था ये। बिल्कुल सही बात है। सीडीओशिप छोड़ के मोनिका मैडम ने मतलब आउट ऑफ टर्न एक तरह से रही थी बात। जब उन्होंने ऑर्डर किया तो बीइंग एपीसी एसओ के सीनियर ऑफिसर आई कुड नॉट रिफ्यूज सर, तो मुझे आ जाना पड़ा। वो असल में अब आप यहाँ पे दिल अभी शुरू में तो, और ये सब देख रोज जैसे टीवी में कुछ सुनो, पब्लिक कुछ बताती है ना जी जी सरकार को, तो मैं आप खुद सोच के देखे कि मैं एकदम अपनी स्ट्रीमलाइन एक जिंदगी में जी रहा था। जैसे पिछली बार मान लीजिए लोग अच्छे बुरे थे, सेटअप ऐसा जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। इस बार तो सेटअप कुछ और कह रहा है, रोज कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी देखते बनाना बदलाव उसमें अगर बिल्कुल है तो कुछ वजह होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चूंकि बोर्ड को जैसे अधिकारी की जरूरत थी, इसीलिए शायद आप जैसे सीनियर अधिकारी को इन्होंने, आप मुझे नहीं पता मेरी क्या लियाकत है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब जब पहुंच ही गया हूँ तो जाहिर सी बात है अपनी कोशिश अपनी तरह। हम तो किसी तारीफ तो करते नहीं, लेकिन चूंकि आपके बारे में पता चला कि वो जो 5 महीने जो 5.25 महीना बता रहे हैं कि आपने बहुत ही फूके कदम और अच्छा कदम। आज भी आप सोचिए, आज भी जो वो तौलियत जिस पर जारी होती है जी 3 रंगीन का कागजों, वो मैंने 5 महीनों में मैंने पता नहीं कितने प्रारूप बनाए थे। क्योंकि हम जिस पेरेंट डिपार्टमेंट में है रूरल डेवलपमेंट, उसमें होता नहीं, उसमें मतलब प्रोफार्मिंग और रिपोर्ट्स और कलेक्शन ये सब पे बड़ा जोर दिया था है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा रहे। तो जाके पूछा मैं कैसे करते हो, कैसे लेटर ना था, उनका लेटर क्यों बनाओ, कुछ लिखो वो पढ़ो, उसकी 2nd कॉपी कहाँ रहती है, उसकी 3rd कॉपी कहाँ रहती है। तो भाई पिछली बार भी जैसा सेटअप था, आप जानते ही क्या सेटअप था, और उसमें मेरे लिए कितना स्कोप था कुछ करने का। सही जी जी। जब जो मतलब इलेक्टेड लोग हो उनका एकदम दूसरा कोई रडार हो, आप दूसरे रडार पे हो, तो रोज यही होता था भाई। 5.5 महीने में 3 बार मेरी बहस अलग अलग दर्जे पे हुई। फिर फाइनली हमने कहा भाई ठीक है, आई हैव गॉट ए डिपार्टमेंट, मेरे पास ऐसा तो नहीं कि मेरे पास यही एक काम है, मुझे यहाँ कहा गया तो मैं यहाँ कर लूंगा। वक्त उन्होंने बदतमीजी भी की और क्या क्या कर दिया, दुनिया भर की चीजें जो। अरे हमको बताया भाई, एफिडेविट पे लगाया कि हम 1 लाख रुपए मांग रहे थे। जी वही कह रहा हूँ। हालांकि मैं किसी मुतवल्ली को उस दौर भी एक तो मैं मिलता नहीं था, या जब कोई आता था तो मैं अपने दरवाजा खोल देता था। मैं उसने पूरा दरवाजा पाटम पाट खोल दो कि बंद कंप्लेन में कोई आए, लौट के जाके क्या बता दे किसी के बारे में। तो वो कहते सर आप, हमने कहा नहीं, या तो कोशिश करो तो मुझसे मिलके क्या करेंगे, है ना। सही वो कागज पे हमको दे दें, अपना चेयरमैन बैठे, पूरी टीम उनसे मिले, या अगर ऐसे ही तो पहले दरवाजा खोल दो तुम। तब भी किसी साहब ने दे दिया था कि मैंने उनसे 1 लाख रुपए मांगे और ये किया वो किया। उनसे पूछा विशेष सचिव ने उस टाइम पे जो थे, हमने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम खराब आदमी है तो
हमारे पास हमारे, आप बताएं, मेरे पास डीडीओ, पीडी, डीसी, मनरेगा है, मतलब हमारे 4 से 5 अफसर हर जिले में, एक बड़ा शानदार सा विकास भवन है, उसमें रहते हैं। सही, तो हमारे पास हमने कहा 280, 7 चौक 80, 228 है ना, हमने कहा 280 से 90 तो हमारे इक्विवेलेंट ऑफिसर्स रहते हैं हर जिले में, फिर सीडीओ हमारे अपने रहते हैं। तो हमने कहा सर हमें वापस भेज दीजिए, तो मैं चला है अपना, साथ खुशी थे। अभी एक चीज चल रही है कि जोगीपुरा का कुछ आपने एडमिनिस्ट्रेटर या मुतवल्ली किसी को बनवाया है क्या? देखिए मैंने बनाया नहीं, कोर्ट का कोई जो बोर्ड के आदेश पहले के, अगर कोई जो सेक्शन 14 की में हमसे कोई नकल मांगता है जी, आरटीआई में मांगता है इन जगह में, तो हम कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं किसी को? उसको राइट भी है बोर्ड के ऑर्डर को एग्जामिन करने की, है ना। जी जी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उसको फीस जमा करेगा, देगा, एक फॉर्मेट है उस पे, तो कुछ जारी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, भाई कोई बोर्ड का आदेश मान लीजिए 3 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, अगर उससे रिलेटेड कोई आदमी हमसे मांगता है कि भाई हमको वो चाहिए, वहाँ की जो आपके यहाँ हुआ था, मान लो हम उससे एग्रीव्ड हैं या उससे दोनों कंडीशन मांग सकता है, तो हम बना कैसे कर सकते हैं उसको? अगर हमारे उसमें प्रोविजन है कि इसी अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और सबमिट द फीस, ठीक है जी जी, तो हम उसको क्या, मतलब क्या कहेंगे कि भाई आपको नहीं देंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी और उस इंफॉर्मेशन से कोई ना तो अपॉइंट होता है ना कोई हटता है, बस है ना। लेकिन ये जोगीपुरा का है क्या, आपको पता होगा क्योंकि आप वो मुझे कुछ मैंने देखिए, मैं पूरे रिकॉर्ड्स में नहीं गया। उसमें किसी ने कोई एप्लीकेशन आई कि भाई ये एप्लीकेशन है, इस फाइल को कोई देखना चाह रही है, इनके 100 रुपए जमा है, हिसाब खड़े हैं, ये इस धारा के तहत ये एक फॉर्मेट इजाद हुआ, इस फॉर्मेट तुमने अप्लाई किया है, तो ठीक है, अब आप उनको अलाउ कर दीजिए, वो अलाउ हो गए। कुछ खास लोगों में ये चर्चा चल रही है कि किसी गुड्डे साहब को जो है एडमिनिस्ट्रेटर या मुतवल्ली अपॉइंट कर दिया गया, वो इस बेस पे क्योंकि पिछली मीटिंग इनकी 6 नवंबर या 4 नवंबर को हुई थी, जिसमें जो इन लोगों ने 70 या 78 केसेस लगाए थे, और उससे जो है अजीज साहब जो आपसे पहले सीईओ थे, उन्होंने कुछ पे साइन किया, बाकी फाइलों पर साइन करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने किसी फाइल पे साइन नहीं किया, एक पे भी नहीं किया है। अच्छा, जी जी जी, मैंने फाइल पे कोई साइन नहीं किया। मैंने भी कहा कि अगर उन्होंने नहीं किया था, है ना जी, तो फिर कोई वजह होगी ना, मैं वो वजह जब समझ लूंगा तो मैं करूंगा। मैंने साइन नहीं किया है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड बोर्ड में, तो भाई जाहिर बात 10वें साल का रिकॉर्ड रखा है, तो कहता है मुझे फला मीटिंग की हमको नकल चाहिए, तो हम वो कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं उसको? हाँ सही है। मैंने साइन कुछ नहीं किया, अलग से कुछ जारी नहीं किया मैंने कोई। यानी आपने जब से चार्ज कोई लेटर कोई डिस्पैच नंबर किसी से कोई जारी नहीं हुआ है। अजीज साहब ने जितने, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कितने किए थे, 10 किए थे कि 12 किए थे, क्योंकि वो टॉपिक मैंने क्लोज कर दिया था। हमने कहा भाई उस पर हमसे बात मत करें आप लोग, हम तो उसकी मेरिट में भी नहीं जा रहे कि क्या था। जी जी जी, हमने तो साइन किसी पे नहीं किए, मतलब हमने ऐसे नहीं कि फिल्टर करें कि अच्छा ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो जहाँ रखा था बंद वैसे ही रखा है। हाँ, तो ये सिर्फ नकल अगर किसी ने मांगी है वो दी है आपने। भाई, अब हो सकता है कि नई नकल मांगी हो, 2 साल पहले की नकल मांगी हो, नहीं पिछली मीटिंग की मांगी हो, उससे पिछली मीटिंग की मांगी हो, अभी की शायद किसी ने ली है, और वो उस पे इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जो है वो अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपने तो एकदम सही कहा। जी जी, आपको बताया कि जैसे दफ्तर है भाई, आजकल के जमाने में आप किसी को स्टेट में रिफ्यूज कर सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ये कागज नहीं दूंगा। जो चीज आपके यहाँ सर्टिफाइड रूप से किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग रखी है, आप ये भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ है नहीं, है ना। तो कह रहा मीटिंग की प्रोसीडिंग रखी, मैं इसके पैसे जमा कर रहा हूँ, आप 100 रुपए पेज कर रहे हो, मैं 100 रुपए पेज जमा कर रहा हूँ, आप मुझे नकल दे दी। मतलब मैंने को उसको जारी नहीं किया कि उस ऑर्डर के क्रम में इनको इस तारीख को ऐसे ऐसे जारी किया जाए, जो स्पेसिफिक तौलियतनामा वाला होता है। वो मैंने देखा भी नहीं है कि क्यों करूँ और कितने करूँ और कौन सा वैलिड है, कौन सा लीगल है, कौन सा कम कंट्रोवर्शियल है। मैंने उसके डिटेल में भी नहीं गया कि जाऊंगा तो कहेंगे साहब ये वाला सही इसको कर दीजिए, ये वाला कम गलत है इसको कर सकते हैं। तो हमने कहा ये कम ज्यादा बात नहीं है, होंगे अगर वो होने वाले होंगे तो
होंगे, अपने ड्यू कोर्स में अपने टाइम पे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज ये मुझे पता चल कि आप से ये जो अजीज साहब ने जो जिस पे साइन नहीं किया वो फाइलें पड़ी हुई हैं, उस पे साइन करने के लिए आपसे कहा गया, तो आपने कुछ शासन को लेटर वगैरह लिखा है कि क्या करना चाहिए? नहीं, शासन को अजीज साहब लिख चुके हैं लेटर। मैंने वही लेटर कभी कंफर्म किया तो अभी उसका कोई जवाब आया नहीं है। अच्छा, वो शासन से फिर आपने पूछा? लिख चुके थे कि क्या करना चाहिए? साहब लिखे थे, अजीज साहब ने जो लिखा था मैंने उसी को रिमाइंडर भेज दिया कि अभी ये पहले लेटर आ चुका है, तो इसमें इस संबंध में अभी इसका जवाब अपेक्षित है जी। अजीज साहब भेज चुके थे उसको। अच्छा, अजीज साहब ने क्या एग्जैक्टली ऐसी कुछ लिखा था कि ये है, इसको करना, जारी करना है, नहीं करना है, मतलब हम इतना देखा नहीं, याद नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन्होंने कोई गाइडलाइन कुछ मांगा होगा कि भाई गवर्नमेंट से निर्देश दे दें, कुछ ऐसे कहा होगा। क्योंकि मीटिंग जो हुई है ना वो पहले हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, वो रूल बन के आ गया। एज पर रूल अगर करेंगे तो मीटिंग तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, क्योंकि नए रूल के हिसाब से तो अब डीएम सर्टिफिकेट रूल नहीं भाई, तो नए रूल तो 25 तारीख को लागू हुए है ना जी, 25 नवंबर से 25/10 को लागू, 25 नवंबर को शायद मीटिंग उसकी पहले की है। हाँ जी। तो इसलिए हमने कहा भाई टेक्निकली वो किसी से राय लेने वाली है, किसी वकील से, किसी से अपने स्टैंडिंग काउंसिल से, कि अगर मीटिंग पहले की है तो वो सब हमने कहा भाई अभी पहले ये सब रोज की रिपोर्ट चल रहा है ना, इसलिए उसमें बहुत ध्यान दिया नहीं हमने। अच्छा, तो क्या आप नई कोई मीटिंग करने सोच रहे हैं, या जब तक आपका बोर्ड जो है, जो आपने जैसे पहले शुरू में बताया कि 11 में से 6 ही हैं यहाँ पे, तो बोर्ड ही आपका पूरा नहीं है? तो अब उसी बोर्ड से तो अभी तक मीटिंग हो रही है, मीटिंग की डेट तो उन्हीं लोग तय करते हैं। देखिए, कल तक जो मीटिंगें हुई हैं, शायद अजीज साहब भी मीटिंग में शामिल इसलिए नहीं हुए थे कि जो है वो कोरम ही पूरा नहीं होता था। तो आप जैसे अधिकारी को स्पेशली अगर भेजा गया है यहाँ, तो इसीलिए भेजा गया ना कि सख्ती से आप वो सही चीज लागू करवाएंगे। तो क्या कुछ नई मीटिंग आप करेंगे, या जब तक बोर्ड पूरा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसी बाकी चीज नहीं किसी मीटिंग की। तो सबको पता है कि वो कितनी गिनती में है, क्या है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई मीटिंग ऐसा की बात है। जिस हिसाब से जितना आप देखेंगे उतना भ्रष्टाचार दिखेगा। आपको तो भेजा शायद इसलिए गया होगा कि आप कुछ वहाँ रोक लगा सकें या जो साफ सुथरा कर सकें, क्योंकि आपकी छवि तो बहुत अच्छी रही है। लोग क्या करे भाई, वो बना रह जाए, सब मेरी मेहनत कामयाब रहे। तो इसका मतलब कोई मीटिंग नहीं हो रही है, ना कोई मुतवल्ली बनाए जा रहे हैं, ना कुछ चेंज किए जा रहे हैं? मतलब मेरे यहाँ वही कह रहे, कोई नया ऑर्डर ऐसा नहीं है। अब नकल कोई जारी होने को आदमी उसको क्या इंफ्लुएंस लेता है, आप खुद बताएं। मैंने ऐसे नहीं, आपसे खुद पूछा कि क्या नकल डिनाई कर सकते हैं किसी? अब सुने सीओ जीशान रिजवी के पत्र के बिना जोगीपुरा दरगाह के प्रशासक का चार्ज देने वाले गुलरेज से बातचीत के मुख्य अंश। आपने चार्ज ले लिया आज? ले रहा हूँ अभी। अच्छा, चार्ज ले रहे हैं। दूसरी चीज बताइए कि ये कहा जा रहा है कि आपने जबरदस्ती चार्ज ले लिया, आपको वक्फ बोर्ड ने बनाया है कुछ? आप वक्फ बोर्ड में पता करिए। वक्फ बोर्ड ने ही कहा है कि हमने तो कुछ बनाया नहीं है, किसी को कुछ एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ बनाया नहीं हुआ का। ऐसे थोड़ी कोई ले लेगा यहाँ पे जी, ऐसे थोड़ी कोई ले लेगा जबरदस्ती? नहीं, ये इसीलिए तो मैंने, चूंकि आप जानने वाले हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। जी नहीं क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है? जी। किसने? बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड में तो सीईओ होता है, सीईओ जीशान साहब हैं। जी। उन्होंने कोई ऐसा साइन नहीं किया है लेकर? नहीं, मेरे पास साइन किया। आप चेयरमैन साहब से बात करिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बोर्ड का अथराइज अधिकारी होता है ना, जो सीईओ होता है, सीईओ का कहना है कि उन्होंने किसी ऐसे लेटर पे साइन नहीं किया है जोगीपुरा का, उन्होंने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर या मुतवल्ली नहीं बनाया है। तो आप चेयरमैन साहब की जानकारी लीजिए, हमें तो चेयरमैन साहब ने करा है। अच्छा, आपको चेयरमैन साहब ने करा है? कितने दिन के लिए करा है आपको? आपके साथ अभी मैं कर लूँ, आपको बाद में बता दूंगा। अब सुने पूर्व मुतवल्ली मौलाना कसीम ने गुलरेज को प्रशासक बनाने के संबंध में क्या कहा। क्या आपने जोगीपुरा का चार्ज दे दिया आज? नहीं, मैं तो दे चुका हूँ 2 महीने पहले भाई।
नहीं तो क्या गुल्ले साहब ने नए गुल्ले साहब आज आए थे लेने के लिए, तो अच्छा। उन्होंने हमसे कहा भाई चलो आप भी ज़ियारत कर लेना। मैंने इस एतबार से हमने चलिए चलते हैं। तो चार्ज तो मैं 2 महीने पहले दे चुका हूँ भाई, वक्फ बोर्ड को लिखत में दे चुका हूँ, और मतलब मौलाना आबिद साहब को और हुसैन मेहदी साहब को और आबिद जो वहाँ से आए हुए थे वक्फ बोर्ड को उन्हें दे चुका हूँ। तो क्या गुल्ले साहब को बना दिया गया है क्या आपकी जगह? जी मैं अब पहचाना नहीं आपको। मुझे पहले ये बता दीजिए कि क्या गुल्ले साहब को बना दिया गया है? हाँ गुल्ले साहब प्रशासक बने हैं। ये किसने बनाया है? वहीं से वक्फ बोर्ड से बनते हैं। तो नहीं, आपने ऑफिशियली चार्ज दिया है आज उनको, तो आपने लेटर देखा कि वो बोर्ड ने बनाया है? अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने चार्ज दिया नहीं, मैं तो खाली आया हूँ भाई। तो उन्होंने तो कामकाज संभाल लिया ना? मैं पहचाना नहीं अभी आपको। मैं आपको सब बताता हूँ, कामकाज तो उन्होंने संभाल लिया ना प्रशासक का? हाँ हाँ आज तो बने हैं, आज वो आए हैं तो संभाल ही गए। तो क्या उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्हें वक्फ बोर्ड ने बना दिया है? हाँ उन्होंने यही बता रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से जब परहेज डल चुकी है वो डल चुकी है ना वहाँ से वक्फ बोर्ड से। क्या परहेज लिखत में डल चुका है। अच्छा, प्रेस रिलीज रह चुकी है वक्फ बोर्ड की तरफ से? हाँ तो डाल भी रखी कई लोगों ने। देखिए कसीम भाई, आप तो इतने साल तक जोगीपुरा के इंचार्ज रहे हैं। बस अब सबको चार्ज मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, इंचार्ज रहे हैं और अभी तो कोई बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं जिसमें बना सकते। जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने तो किसी को बनाया ना, उनकी सिग्नेचर से कोई बन ही नहीं सकता। नहीं मुझे इस बारे में कोई नहीं है ज्यादा। आपको सीईओ जो होता है वही मैं आपको जानकारी होता है। आपके खिलाफ तो अभी जांच चल रही है, आपको ना हटा सकते हैं, वो हटा भी नहीं सकते जब तक। मैंने तो 2 महीने पहले जब तक जांच वाच वो भी नहीं पहुंची भी नहीं थी, मैंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा तो मैंने 5-6 जुलाई से भेज दिया था, लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि क्योंकि जायरीन की दिक्कत की वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि जब देखा कि भाई जायरीन परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल देना, ये करना वो करना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा वही अपना फर्ज समझते हो कि मौला का रोजा है, और मैंने जो है मतलब 21 तारीख को चार्ज में दे चुका था। तो बोर्ड वालों से परेशान, अली जैदी से परेशान होकर आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, मैं किसी से परेशान, मैं अपनी मसरूफियत को छोड़ के वो हुआ हूँ। मैं अपना मौलवी आदमी हूँ, मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, और जो है मैं काफी मतलब इसमें मुझे इसका मतलब जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपके कार्यकाल में इंतजाम बहुत बद है और आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने आप खुद ही कह रहे हैं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे। अरे नहीं तो वैसे टाइम थोड़ी, अब मैंने ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मैंने तो ऐसा प्रोग्राम करा दिया कि शायद प्रोग्राम ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा मतलब वो इतने बेहतरीन इंतजाम कराए, मैंने इतना कुछ कराया, इतनी गर्मी के अंदर इतना बेहतरीन प्रोग्राम होना जायरीन आप उनसे पूछिएगा, हमारा कोई प्रोग्राम सब सुपर, हमने बिजली का बिल सारा उतारा। आप ऐसे मुतवल्ली थे जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी किया और सख्ती से कहा कि आप इतना पैसा जमा करवाइए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो सब जमा कर चुके हैं ना आप, उनको शायद किसी ने कोई खबर दी नहीं। वक्फ बोर्ड का सारा पैसा जमा कर चुके हैं, बिजली का बिल हम सारा आप दे दो, बिजली विभाग से पूछ सकते हैं आप फोन करके। तो फिर जब आप इतने फेयर थे तो आपने छोड़ा क्यों? नहीं छोड़ने की बात ये नहीं, देखिए आप, मैं मौलवी आदमी हूँ और मेरा जो है मौला की देखिए सफदर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं मौला की खिदमत के लिए बढ़ा के और मैंने मौला की खिदमत करी और दिलो जान से करी और बहुत अच्छे से करी, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये तो आपको पता है जो काम करता है वो लोग उसी को ज्यादा करते हैं, जो भी है बहरहाल। नहीं ये बात आपने 100% सही कही कि जो काम करता है उसी को परेशान करते हैं। मैं असल में मैं तो देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने तो खाली जियारत करी और मैं अपना यहाँ रहा। मतलब गुल्ले साहब की जियारत की? नहीं मौला की। पूरे मामले पर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि सीईओ ज़ीशान रिजवी के आने के बाद भी वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार रुका नहीं है। ये सीईओ ज़ीशान रिजवी का फेलियर है, क्योंकि अब उनकी मिली भगत से बेईमानी की जा रही है। वे बेईमानों को बोर्ड के गोपनीय कागज देकर वक्फ का नुकसान करा रहे हैं। आम लोगों को
बोर्ड आरटीआई के तहत सूचना नहीं देती। उन्होंने ढेरों आरटीआई लगाई है जिसकी सूचना बोर्ड ने उन्हें नहीं दी। जमीर नकवी ने कहा कि जब बोर्ड की पूर्व मीटिंग का मामला नए रूल लागू होने के बाद खत्म हो गया है तो ज़ीशान रिजवी उसे लेकर सरकार को क्यों पत्र लिख रहे हैं। उनके पत्र से साफ हो जाता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। वे बेईमानों का साथ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मौजूदा बोर्ड को भंग करने और बोर्ड में प्रशासक बैठाने की मांग की। बहरहाल, एक तरफ सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 को लागू कराने की जल्दबाजी में है ताकि वो इसके जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर सके, तो दूसरी ओर बोर्ड से जुड़े भ्रष्ट लोग बची खुची संपत्तियों को जल्द से जल्द खोर्द-बुर्द करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, तीसरी ओर कब्रों के सौदागर माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद जैसे भ्रष्ट लोग जिन्होंने वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द और लुटवाया है, वे मौजूदा समय में लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इससे कौम को बेशकीमती वक्फ संपत्तियों से हाथ धोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।